सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो संदेहों, धोखेबाजियों, चालबाजियों और दागदार दास्तानों का दस्तावेज है। जहां क्रिकेट को कंट्रोल करने के लिए तो बोर्ड है, मगर आतंकी बेलगाम है। उन्हीं आतंकियों की वजह से पाकिस्तान की ऐसी कालिख पुताई हो रही है कि मुंह छिपाई के लिए जगह नहीं है। कश्मीर में पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों की कारस्तानियां, क्रूरताओं की कहानियां बनी हुई हैं। ऐसे वक्त में पाकिस्तान से क्रिकेट होने जा रहा है। आवाज अब उठ रही है कि यह मैच रद्द कर दिया जाए। 22 गज की पट्टी पर खेलने वाले खिलाड़ियों के खेल पर राजनीति के खिलाड़ी खेल भी रहे हैं और पूछ भी रहे हैं, खेला हो बे। नौ फौज के सिपाही मर गए तो आप T20 खेलेंगे। तो सेकुलर शेरवानी पहन के कमनल कारस्तानी के मसीहा बने हुए हैं। ये कोई माहौल नहीं बनता है कि उनके साथ क्रिकेट खेला जाए। आप किसी से खेलने से मना नहीं कर सकते। दुबई में भारत पाकिस्तान जब भिड़ेंगे तब भिड़ेंगे। फिलहाल तो पाकिस्तान के नाम पर देश के नेताओं में तगड़ी भिड़ंत है। ये भिड़ंत इसलिए है कि 24 अक्टूबर को पाकिस्तान से भारत का मैच होना है। T20 वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में भारत पाकिस्तान से दुबई में भिड़ेगा। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान कश्मीर में आतंक का खेल खेल रहा है, ऐसे वक्त में जब कश्मीर में पाकिस्तान बारूदी खेल खेल रहा है, ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान लहू का खेल खेल रहा है, ऐसे ही वक्त में पाकिस्तान से क्रिकेट कैसे खेला जाए? आतंक की पिच पर बारूदों का चौका मारने वाले देश के खिलाड़ियों के साथ 22 गज की पट्टी पर कैसे उतरा जाए? मोदी जी, क्या आपने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है? 9 फौज के सिपाही मर गए तो आप T20 खेलेंगे। पाकिस्तान कश्मीर में T20 खेल रहा है भारत के लोगों के जानों से। बिहार के करीब काम करने वालों का कत्ल हो रहा है, टारगेटेड किलिंग हो रही है। क्या कर रही है IB, अमित शाह? इंटेलिजेंस क्या कर रहा है कश्मीर में? ओवैसी के शब्दों में तलखियां हैं और ओवैसी के बयान पर बीजेपी में तिलमिलाहट। इसीलिए तेवर के तरन्नुम में दिखे मोदी सरकार के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। वो सेकुलर शेरवानी पहन के कमनल कारस्तानी के मसीहा बने हुए हैं। और इस तरह के जो सेकुलर शेरवानी पहन के कमनल कारस्तानी के ठेकेदारी करने वाले लोग हैं, उनको एक बात समझना चाहिए कि न ये देश जो है वो इस तरह की कमनल कारस्तानी और कंफ्यूजन करने वाली कारस्तानी से प्रभावित होने वाला है, न उत्तर प्रदेश। लेकिन नकवी साहब किसके किसके सामने डिफेंसिव शॉट खेलें? कोई बाउंसर मार रहा है, कोई बीमर, कोई यॉर्कर से क्लीन बोल्ड कर देना चाह रहा है। ये लोग वो लोग हैं जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। और मैं बार बार कहूंगी कि यहाँ पर जब पाकिस्तान आए दिन तालिबान के साथ मिलकर ड्रग्स का ट्रेड हो, नार्को टेररिज्म हो कर रहा हो, तो इस समय पर ये कोई माहौल नहीं बनता है कि उनके साथ क्रिकेट खेला जाए। BCCI को फायदा हो, घाटा हो, उनका धंधा चले या धंधा ना चले, इससे इस देश को कोई लेना देना नहीं है। अगर देश का जवान शहीद हो रहा है और आप कह रहे हैं कि आपको क्रिकेट खेलना आपकी मजबूरी है, तो बड़े शर्म की बात है और ये बहुत शर्मनाक बयान है। कांग्रेस की ओर से प्रगट सिंह पहले दिन से ही भारत पाकिस्तान क्रिकेट के मसले पर गुगली कर रहे हैं। वो तो अड़े भी हैं, डटे भी हैं कि किसी भी हाल में पाकिस्तान से क्रिकेट का मैच नहीं होना चाहिए। मैं खेल भावना की वो समझता हूँ, उसके कुछ हालात होते हैं। जब ऐसे हालात होंगे कि हमारी एक तरफ तो नौजवानों की शहादत हुई है और दूसरी तरफ हम खेलने जाएं, इसको क्लब नहीं किया जा सकता। ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई, हमें एक दूसरे की सपोर्ट करनी है। क्रिकेट में रत्ती भर भी दिलचस्पी ना रखने वालों के लिए भी क्रिकेट एक मुद्दा है। हर आदमी
सरकार के स्टम्प्स उखाड़ देना चाह रहा है। मगर अकेले विपक्षी ही नहीं, बिहार बीजेपी के नेता, उप मुख्यमंत्री और सरकार में केंद्रीय मंत्री भी तो यही कह रहे हैं कि मजदूरों के कातिलों से कैसा खेल, क्यों खेलें। इस प्रकार की जो चीजें हैं वो कहीं न कहीं रुकनी चाहिए, जिससे कि उस पाकिस्तान को एहसास हो कि जब तक आतंकवाद को वो साथ देते रहेंगे, भारत किसी अन्य मुद्दे पर उसके साथ नहीं खड़ा रहेगा। मैच होना चाहिए या नहीं, जबकि टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। मेरा मानना है अगर संबंध अच्छे ना हो तो उस पर दिशा। अलबत्ता जम्मू कश्मीर में बीजेपी के पूर्व प्रभारी रहे राम माधव कहते हैं कि क्रिकेट होना चाहिए या नहीं, इसे क्रिकेट का आयोजन करने वाले दोनों देशों को ही तय करना है। जो लोग उसमें शामिल है भारत की तरफ से और उधर पाकिस्तान की तरफ से भी, तो वो लोग सोच विचार करके इसको कैसे करना है, देश के जनता का मनोभावनाएं जो होती है उनके बारे में क्यों सोचना है, वही स्वयं सोचे। मगर जिन्हें तय करना है वो तो कह रहे हैं कि आईसीसी के नियमों से वो बंधे हुए हैं। क्रिकेट का मैच अगर नहीं खेले तो नुकसान भारत को ही होगा। जहाँ तक मैच का सवाल, आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो कमिटमेंट होते हैं आईसीसी के, पहले भी बड़ा स्पष्ट है, उन कमिटमेंट में जो है आप किसी से खेलने से मना नहीं कर सकते हैं। तभी वो इंटरनेशनल कमिटमेंट जो आईसीसी के टूर्नामेंट होते हैं उस पर आपको खेलना पड़ता है। अब सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान से भारत मैच खेलने से इनकार कर दे तो क्या होगा? तो सीधा सा जवाब ये है कि नुकसान होगा। तो कैसे? तो ऐसे समझिए इसे। पहला नुकसान ये कि पाकिस्तान को बगैर खेले ही 2 अंक मिल जाएंगे, जबकि भारत को कोई अंक नहीं मिलेगा। सुपर 12 राउंड के बाद 2 ग्रुप से टॉप की 2 टीमें ही सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। ऐसे में भारत का आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा नुकसान ये है कि आईसीसी भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है। आईसीसी भारत पर आर्थिक जुर्माना भी लगा सकता है। तीसरा नुकसान ये होगा कि वर्ल्ड कप में भारत की लोकप्रियता कम होगी और इससे बीसीसीआई को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इन सब के बाद मान लीजिए कि भावनाओं में बहकर पाकिस्तान से क्रिकेट न खेला जाए, लेकिन अगर सेमीफाइनल या फाइनल में फिर से दोनों टीमें पहुंच गई, तब क्या करेंगे? क्या वर्ल्ड कप रद्द कर देंगे? जवाब है नहीं। अगर भारत ये मैच खेलता है और पाकिस्तान को हराता है तो पाकिस्तान के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा तो यही होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच सिर्फ मैदान पर नहीं होता, मैदान के बाहर भी भावनाओं का भूचाल उमड़ता है। सिर्फ 22 खिलाड़ी नहीं खेलते यहाँ, दोनों मुल्कों की पूरी आवाम खेलती है, जोशो खरोश के साथ, इज्जत के साथ, प्रतिष्ठा के साथ। दिल्ली से अशोक सिंघल और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर में आतंकी हमलों में मजदूरों की मौत के बाद की तस्वीरें दिल के इत्मीनान की इम्तिहान ले रही है। सैकड़ों दिहाड़ी मजदूरों का कुनबा पैदल ही चल पड़ता है अपने गांव की ओर, अपनी गठरी को इस कदर उठाकर सर पर जैसा उठाए चला रहा हो सारी जिंदगी की मलकियत या अपनी जिंदगी को। इन मजदूरों के पास खाने को खाना नहीं है और पानी वो सिर्फ आंखों में बचा है। बेबस मजदूर, मजबूर मजदूर को देखकर आक्रोशित आवाज उठती है कि आतंक का आखिरकार कब खेला हो पे। बिहारी को सबको मार रहा है तो हम लोग भी छोड़ छाड़ के भागने चालू कर दिए। अंदर में बहुत डर है, इसलिए यहाँ हम लोग को भगा दिया सर। डर है, खाना नहीं मिलता है टाइम टाइम पे, रूम में 3-4 दिन से भूखे थे। सब लोग को जब मार रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम भी भागो चलो सब। दिमाग में दहशत का ठप्पा लग चुका है। इस बार दहशत किसी संक्रमण की नहीं, किसी वायरस की भी नहीं, बल्कि आतंक की गोली का डर है। इसीलिए गृहस्थी को कांधे पर लादे, बच्चे का हाथ थामे निकल पड़े हैं पांव भागे, जाने कौन डगर ठहरेंगे।
दूसरे राज्यों के जो मजदूर हैं, जो कश्मीर घाटी में मजदूरी कर रहे थे, वो कश्मीर घाटी छोड़कर आए हैं। इस समय जम्मू रेलवे स्टेशन में पहुंचे हैं और अब ये अपने गांव जाना चाहते हैं। दरअसल जिस प्रकार से हाल फिलहाल में कश्मीर घाटी में आतंकवादियों ने जो है मजदूरों को निशाना बनाया है, उत्तर प्रदेश के मजदूरों को, बिहार के मजदूरों को, उसके कारण जो बाकी मजदूर वहां पर कार्य कर रहे हैं उनमें भय उत्पन्न हो गया है और अब वो है अपना सामान पैक करके जो है गाँव जा रहे हैं। कोई निकला है जम्मू से बिहार की ओर, किसी को राजस्थान जाना है, कोई जाना चाहता है एटा, इटावा, झांसी, आगरा। डर ने पैरों में चक्का बांध दिया है, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। आतंकवाद सब मार रहा है वहाँ पर। अच्छा, आतंकवादी मार रहे हैं? आतंकवाद सब वहाँ पर मार रहा है, सबको, बिहारी को सबको मार रहा है, तो हम लोग भी छोड़ छाड़ के भागने चालू कर दिए। आतंकी गोली का शिकार हो जाने की चिंता ने मजदूरों की चाल में तेजी ला दी है। आत्मा के अहाते में दहशत कौंध रही है। कितनी जल्दी निकल जाएं इस कश्मीर से, यहाँ डर लगता है। बहुत जो है ना धमकी दे रहा है, हाँ, कि रूम से निकल जाओ, हाँ, न तो कुछ हो जाएगा, आप यहाँ से निकल जाओ। ऐसा तो नहीं देखा था कश्मीर को कभी भी। आतंकी घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन इस कदर मजदूरों को निशाना नहीं बनाया जाता था। बहुत देखते हैं खतरा है, रह नहीं सकते हैं। मकान से किराया ले लेता है, निकाल देता, बोलता बाहर में रहो तो लोग। इसी की वजह से जो हम लोग आ गए, डर का वजह से। मन में डर है? बहुत डर है सर, क्या बोलेंगे आपको। डर है, खाना नहीं मिलता है टाइम टाइम पे, रूम में 3-4 दिन से भूखे थे। ये मजदूर घाटी के कुलगाम जैसे संवेदनशील इलाके में काम करते थे, लेकिन दहशतगर्दों ने जब से प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाना शुरू किया, इनके मन में खौफ समा गया। जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर दूसरी तरफ हमें मजदूरों का एक और जत्था मिला जो ट्रेन का इंतजार कर रहा था। हम जब उन मजदूरों के पास पहुंचे तो उनका दर्द बाहर आ गया। बहुत खतरनाक है माहौल। हाँ, सब आदमी को मार मार देता है उधर, इसीलिए डर के लिए सब आदमी हम यहाँ भाग के आए हैं। बहुत हालत खराब है। आतंकवादी लोग डरवा दिया है, जैसे ही मार दिया है तो 8 दिन के अंदर में 2-4 बंदूक हमारे सामने ही इससे देख लिया कि बोलता है लोग मार दिया है, लोग घर में घुस को भी मार दिया है लोग, इसलिए हम डर कर सब लोग भागे हैं। वो हम लोग बाल बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग वहाँ मरने थोड़े जाएंगे। मजदूर जाता है वहाँ 2 रुपये मजदूरी कमाने जाता है, वहाँ सर कटाने थोड़े जाएगा। वो मजदूरी हम लोग सरकार अपना देश में दे देगा, हम लोग घर पर दे देगा, शहर में दे देगा, तो हम दूसरे शहर में थोड़े काम करने जाएंगे। बिहारी मजदूरों की मौत से बिहार में गम और गुस्सा है तो सियासत भी गर्म है। विपक्ष इसे रोजगार संकट से जोड़कर नीतीश सरकार पर हमला बोल रहा है और इसके जवाब में बिहार की सरकार विपक्ष पर राजनीति करने का इल्जाम लगा रही है। किस मुंह से विपक्ष वकालत कर रहा है इनकी? ये अभी इन विषयों पर पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए। पूरा बिहार दुखी है, पीड़ित है। प्रवासी मजदूरों पर हमला यकीनन दुख और चिंता की बात है, राजनीति की नहीं। अलबत्ता कश्मीर के सौंदर्य बोध की इश्तहारी नुमाइशें सिसक पड़ी हैं अपनी आस्तीनों में छुपकर। नहीं देखा जाता इतना मजबूर देश का मजदूर। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। कश्मीर की गलियों को जिन्होंने गर्दिश में डाला उनकी तलाश हो रही है। जिन्होंने हमारे जवानों को लहू लहू किया उनकी तलाश हो रही है। जिन्होंने मजदूरों के सीने में उतारी पाकिस्तानी गोली उनकी तलाश हो रही है। सब तलाशे जाएंगे और उस अंजाम तक पहुंचाए जाएंगे जो अंजाम हिंदुस्तान चाहता है। घाटी में बंदूक उठाने वालों की अब खैर नहीं, आतंकियों का भी अब खेला हो पे। जम्मू कश्मीर में एलओसी से सटे पुंछ जिले की सड़कों पर यह काफिला है आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे का। एलओसी पर आर्मी चीफ की मौजूदगी ये बताने के लिए काफी है कि पुंछ में 2 हमले में 9 जवानों की मौत को सेना ने कितनी गंभीरता से लिया है। आर्मी चीफ जनरल नरवणे यहां हालात का जायजा लेने पहुंचे हैं। पुंछ के घने जंगल में तलाश हो रही है उस दुश्मन की जो वार कर छिप गया है। घने जंगल में पेड़ की ओट में चट्टानों के पीछे जवान पोजीशन लेकर तैयार हैं। बस इंतजार है उस मौके का जब दहशतगर्दों की तरफ से कोई हरकत नजर आए। सड़कों पर भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान नजर आ रहे हैं। इधर पुंछ की भिम्बर गली का नजारा देखिए। हर नाके पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। सड़क पर बैरिकेडिंग लगाकर इलाके की कॉम्बिंग की जा रही है।
ये सारी कवायद उन दहशतगर्दों को पकड़ने की है जिनके घात लगाकर किए गए हमले में देश के 9 जाबाज जवान शहीद हो गए थे। हमला कर भागने वाले आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बल ने अब दूसरे तरीके पर भी काम शुरू कर दिया है। कश्मीर में आतंकी खेल के बाद अब बात जरा सियासी खेल की भी करते हैं। उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में प्रियंका गांधी ने आज महिलाओं के सम्मान दिलाने वाला अपना मास्टर खेल खेला है। प्रियंका ने टिकट में महिलाओं की 40% भागीदारी का दांव चल दिया। अब सवाल यह है कि अपने कैंपेन मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं के जरिए क्या प्रियंका यूपी में खेला करेंगी? प्रियंका ने यूपी में अपनी सारी ताकत झोंक दी है। प्रियंका गांधी आने वाले वक्त में यूपी में अपनी खोई राजनीतिक जमीन कैसे पाएंगी? ऐसे तमाम विषयों पर आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने प्रियंका गांधी से खास बातचीत की। सुनिए। पहले तो सवाल मैं आपसे यही लूंगा, आज जो अनाउंसमेंट हुई है मैम, उसके मायने क्या है यूपी के लिए? उसका मायना सिंपल है। पिछले 2 सालों से मैंने यूपी में काम किया है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ मैं देखती हूँ कि महिलाएं संघर्ष कर रही हैं और उनके संघर्ष से मैं बहुत प्रभावित रही हूँ। खासतौर से कुछ लड़कियाँ जो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में लड़ रही हैं अपने जीवन के लिए, अपने समाज की सारी जो शक्तियाँ उनके खिलाफ भी। तो मैं प्रभावित रही और मैंने सोचा कि क्यों ना हम महिलाओं को एक ऐसा मौका दें जब जिसके जरिए वो भागीदार बन सकती हैं प्रदेश की पॉलिटिक्स में, प्रदेश की राजनीति में। क्योंकि आज अगर आप देखें तो प्रदेश की राजनीति जो है बहुत हिंसा से भरी हुई है और बहुत मतलब फूट फैलाने वाली राजनीति है और सत्ता भी उसका मायना ये हो गया है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप किसी को गाड़ी के तले आप कुचल दीजिए, फिर भी आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। ये सब गलत है और इसको बदलने के लिए मेरे ख्याल से जो महिला में करुणा भाव होता है, सेवा भाव होता है, शक्ति होती है एक अंदर की जो मतलब लड़ने की शक्ति होती है, खड़े होने की शक्ति होती है, उसकी बड़ी ज़रूरत है पॉलिटिक्स में। तो मेरी आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएंगी आगे और हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे लिए कोई नहीं लड़ेगा। हमें लड़ना है तो अपने लिए अपने आप लड़ना पड़ेगा और हमें एकजुट होकर अपनी शक्ति को समझना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए कुछ, जैसे राजनीतिक पार्टियां हैं आजकल वो सोचते हैं कि चलो एक गैस सिलेंडर दे दिया इसी से खुश कर दो महिलाओं को, या 2000 रुपये पकड़ा दिए इससे खुश कर दो महिलाओं को। ये नहीं है। इस तरह से देखिए, आज की महिला जो है वो अपना अस्तित्व जानती है, वो अपने अधिकार जानती है और लड़ेगी अपने अधिकारों के लिए। तो जितनी महिलाएं पॉलिटिक्स में आएंगी उतना बदलाव आएगा। तो आप लखीमपुर गई, आपका जो लखीमपुर रात में जाना है उसने कहीं ना कहीं यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया। आपने जिक्र किया जब आपने अनाउंसमेंट करी है कि सीतापुर की एक महिला जो कांस्टेबल्स की आपने बात करी है, आप उनसे एक वीडियो भी हमने देखा, उससे आपने जो कनेक्ट किया है चीजों को, उससे क्या मतलब है सीतापुर के? देखिए मेरे ख्याल से जब पुलिस ने हमें घेरा तो 4:30 बजे थे सुबह के, बट एकदम अंधेरा था और सीतापुर की कोई ऐसी सड़क थी, पता नहीं कोई मेन सड़क भी नहीं थी। उसमें काफ़ी महिला कर्मी मेरे इर्द गिर्द आए और लड़ी मैं उनसे, वो भी लड़े मेरे से और मैं भी लड़ी। और अंत में जब मुझे अरेस्ट किया गया तो मेरे साथ 2 महिलाओं को बिठाया और सामने 2 कांस्टेबल थी और एक जीप में भेज दिया कहीं अंधेरे में। मुझे भी नहीं मालूम था कि कहाँ ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरे मन में ये बात आई कि देखो ये महिलाएं जो हैं मेरे से नौजवान, मतलब होंगी शायद 25-30 साल, हो सकता है 30-35 साल की होंगी, और बीच रात में इस तरह काम कर रही हैं, किसी पॉलिटिशियन को रोकने के लिए वहाँ खड़ी हैं, लड़ रही हैं। फिर मतलब उनके परिवार कहाँ हैं। फिर जब मैं वहाँ पे बंद थी 2-3 दिनों के लिए तो मैंने थोड़ी बातचीत भी की। पता चला कि उनकी एक अफसर थी जिनकी मम्मी नोएडा में थी, उनकी पोस्टिंग सीतापुर में है, उनकी मम्मी बीमार है, बुजुर्ग है, उनको कैसे लगता होगा कि वो इतनी दूर है उनसे। तो ये सब चीज़ें, मतलब ये महिला का रोज़ाना का संघर्ष है। तो मैं उनके लिए भी, जब मैं कहती हूँ कि ये निर्णय सब महिलाओं के लिए है, तो जितनी भी महिलाओं से मैं मिली हूँ, चाहे वो उन्नाव की पीड़िता के परिवार की महिला हो, चाहे लखीमपुर के वो रमेश कश्यप जी की बेटी जो 11-12 साल की है लेकिन एक उम्मीद रखती है, डॉक्टर बनना चाहती है। एक लड़की मुझे प्रयागराज में मिली, पारो, उसने कहा मैं बड़ी होकर नेता बनना चाहती हूँ। एक और लड़की लखीमपुर में मिली, उसने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ। तो उम्मीद तो सब में है ना, और जब वो उम्मीद है तो उसके लिए लड़ेगी क्यों नहीं महिला।
प्रियंका जी, आप मिलना चाहिए। जी जी, आपने यूपी को लेकर अनाउंसमेंट कर दी है, क्या ये जो 40% वाला फॉर्मूला है अन्य राज्यों में जैसे पंजाब हो गया और अन्य राज्य जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार, क्या वहाँ भी आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, मैं तो यूपी की इंचार्ज हूँ, यहाँ के निर्णय मैं ले सकती हूँ सबकी सहमति के साथ। अब जो दूसरे प्रदेशों में करना चाहें वो तो उन पर निर्भर है। अच्छा, बाकी जो आपके जो विपक्षी दल है, भले सीएम योगी आदित्यनाथ हो या अखिलेश यादव, बड़े कॉन्फिडेंट है कि भाई उन्हीं की सरकार बन रही है। और आपने जिस तरह से आज आगाज किया है, और लखीमपुर की मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लखीमपुर वाला जब से एक कहीं ना कहीं कांग्रेस में ऐसा लगता है कि जोश आ गया है। फिर आपकी वाराणसी की जो रैली हुई, उन सबको समझ जवाब करती हैं। और मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, आप 2 साल से यूपी की पॉलिटिक्स देख रहे हैं, लड़ता हुआ कौन दिख रहा है? कौन सी पार्टी दिख रही है? आप समाजवादी की बात कर रहे हैं, आप बसपा की आपने बात नहीं की, लेकिन दूसरी विपक्ष का दल है, लड़ते हुए दिख रहे हैं क्या? तो जो लड़ेगा वो जीतेगा कैसे? लड़ेगा नहीं, वो जीतेगा कैसे? जीतने के लिए लड़ना पड़ता है ना। तो जब लड़ते हुए ही नहीं दिख रहे हो तो ठीक है, आप लोग कॉन्फिडेंट हो तो अच्छा है। अक्टूबर महीना आधा बीत चुका है, अब तो ठंड का मौसम आने वाला है, लेकिन देश के कई राज्यों में अभी मूसलाधार बारिश हो रही है। उत्तराखंड में तो बारिश ने अगस्त-सितंबर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। नदियां उफान पर हैं, जगह जगह सैलानी फंसे हुए हैं। बेमौसम बारिश और सैलाब से उत्तराखंड मचा है हाहाकार। ये है कुदरत का कहर। कयामत की लहरें, मुश्किल में इंसान की जान, मुश्किल में बेजुबान, बाढ़ की दुश्वारी, डूबती सवारी। ये जल प्रलय की लहरें हैं। लबालब डैम से जब कयामत की लहरें चली तो फिर विनाश लीला की स्क्रिप्ट भी लिखती चली गई। उत्तराखंड में बेमौसम बाढ़ ने तबाही के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। उत्तराखंड में भीषण बाढ़ की चपेट में तो गजराज भी आ गए। 2 दिनों की मूसलाधार बारिश की वजह से गोला नदी की लहरें प्रलयंकारी हो गई हैं। इन्हीं लहरों में फंस गया एक हाथी। जिधर देखिए उधर ही विकराल लहरें नजर आ रही हैं और इन लहरों में खुद को बेबस पा रहे हैं गजराज। नदी के बीच में एक जगह ये गजराज खड़े हैं। उनके दोनों तरफ नदी की भयानक लहरें हैं। लहरों का वेग ऐसा है जैसे वो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। हाथी कभी इधर जा रहा है तो कभी उधर, सोच नहीं पा रहा है कि किधर जाए जिससे जान बच जाए। गोला नदी के टापू पर यह हाथी काफी समय तक जिंदगी और मौत से जूझता रहा। यह हाथी सैलाब की लहरों के सामने हारता हुआ नजर आ रहा था। आखिरकार उसने हिम्मत की, आगे बढ़ा, सैलाब को चीरता हुआ जंगल की तरफ निकल गया। विभाग की टीम को जो है रवाना किया गया और उसके बाद जो है उसका मूवमेंट, जो हाथी का मूवमेंट है, वो देवरामपुर की तरफ जो है जंगलों की तरफ जो है उसने नदी को क्रॉस करके और देवरामपुर की तरफ जो है वो आ गया। वन विभाग की टीम ने जो है उसे थोड़ा और जंगल की तरफ खदेड़ा है और उसके बाद जो है उसकी मूवमेंट पे नजर रखी जा रही है। तो जो आज सुबह जो खबर आई थी कि एक हाथी जो है वो टापू पे फंसा हुआ है, उसे सुरक्षा पूर्वक जो है उस एरिया से जंगल की तरफ जो है वो भेज दिया गया है। ये उत्तराखंड के रामनगर और रानीखेत के बीच मोहान में बना लेमन ट्री रिसोर्ट है, जो अब सैलाब के पानी से पूरी तरह लबालब है। होटल के ज्यादातर हिस्से पानी में डूबे हैं। सैलानियों के कमरों में पानी भर गया है। सैलानियों की कारों की अब बस छत ही दिखाई दे रही है, बाकी हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। इस रिसोर्ट में करीब 100 सैलानी फंस गए हैं। फिलहाल ये सुरक्षित हैं। कोसी नदी पर बने बांध के सारे गेट खुले तो सैलाब का हाहाकारी पानी इस पूरे इलाके को जलमग्न कर गया। सैलाब के इस प्रचंड प्रहार के ऐसे मंजर देखने को मिले
जो पहले देखे नहीं गए थे। रामनगर के क्यारी गांव में एक बेशकीमती मर्सिडीज कार बरसाती नाले में बह गई। इस कार में सैलानी यहां पर्यटन के लिए आए थे, लेकिन उनकी कार सैलाब में बह गई। मर्सिडीज को ट्रैक्टर में बांधकर निकालने की कोशिशें शुरू हुई। कई बार लगा जैसे कि ट्रैक्टर भी बाढ़ में बह जाएगा। कड़ी मशक्कत के बाद मर्सिडीज को सैलाब से बाहर निकालने में कामयाबी मिली। उत्तराखंड में सैलाब की लहरों का सबसे ज्यादा कहर तो सैलानियों की कारों पर ही टूटा। हल्द्वानी नेशनल हाईवे पर गुलरसिद्ध मंदिर के पास एक स्विफ्ट कार नाले में बह गई। गनीमत ये रही कि नाले में लगे एंगल की वजह से बड़ा हादसा टल गया। कार में सवार दोनों लोगों को बचा लिया गया। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर लामबगड़ में नाले में एक कार फंस गई। बीआरओ ने जेसीबी की सहायता से कार को सुरक्षित निकाल लिया। कोटद्वार के चमोली सैन के पास दिल्ली की कार मलबे में फंस गई। दरअसल बारिश के चलते पहाड़ी से जितना मलबा आया था वो गाड़ी पर ही आ गया। कार में बैठे सभी सैलानी इसमें फंस गए। बाद में किसी तरह निकलकर बाहर आए। बाढ़ में कारें ही नहीं बहीं, आशियाने भी तबाह हो गए। देखिए किस तरह ये आशियाना भर भरा कर गिर रहा है। चमोली में 2 दिनों की बारिश ने मकानों के नीचे की मिट्टी को पोपली कर दी थी। चमोली के थराली में जोरदार बारिश के बाद पहाड़ों का मलबा नीचे आने लगा, जिसकी चपेट में आ गया ये घर। पहले घर का ऊपरी हिस्सा जमींदोज हो गया, उसके बाद नीचे का हिस्सा भी ऐसे भरभरा कर गिरा जैसे कि उसके नीचे किसी ने बारूद बिछा दिया हो। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और रामनगर से लीला सिंह बिष्ट के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड का सबसे खूबसूरत पर्यटन केंद्र है नैनीताल। नैनी झील के किनारे मॉल रोड पर टहलना हर सैलानी को पसंद है, लेकिन मूसलाधार बारिश से नैनी झील भी उफान पर है। चारों गेट खोल दिए गए हैं, फिर भी मॉल रोड पर सैलाब का पानी भरा हुआ है। सैलाब में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी है। नैनीताल वालों को याद भी नहीं है कि ऐसी आफत उन्होंने कब देखी थी। ऐसा सैलाब कभी आया नहीं। नैनीताल ने ऐसी प्रलयंकारी लहरें कभी देखी नहीं। नैनी झील कभी यूं उफनाई नहीं। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। नैनीताल की नैनी झील में रिकॉर्ड तोड़ सैलाब। किसी ने कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी। दशकों से किसी ने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। जिन सड़कों पर सैलानी तफरीह करते थे, उन सड़कों पर कमर तक पानी भरा हुआ है। ये नैनीताल का खौफनाक मंजर है, जहां पता ही नहीं चल पा रहा कि सड़क कहां है और नैनी झील कहां है। ये देखिए किस तरह दोपहिया वाहन यहां पानी में डूबे हुए हैं। थोड़ी ऊंचाई वाले इलाकों में जिन लोगों ने जोखिम लेकर बाइक निकाली, उनकी बाइक के इंजन पानी में बंद हो गए। नैनीताल में 2 दिनों की लगातार बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नैनी झील में ऐसा उफान आया है जिससे ऊपरी इलाके तक जलमग्न हो गए हैं। पानी का वेग इतना तेज है कि लोगों के लिए अपने पांव जमीन पर टिका पाना बहुत मुश्किल हो गया है। देखिए किस तरह सेना के जवान सैलाब में फंसे सैलानियों को बाहर निकाल रहे हैं। जहां पांव जमाना मुश्किल है, जवान वहां पांव जमाकर सैलानियों की जान बचाने में लगे हुए हैं।
दरअसल नैनी झील ओवरफ्लो होकर भवाली और हल्द्वानी दोनों रास्तों की तरफ बह रही थी। कैंट की तरफ जो दुकानें भवाली रोड पर थी, वहाँ करीब 30 लोग पिछले 14 घंटों से फंसे हुए थे। इन्हें सेना की मदद से बाहर निकाला गया। नैनीताल में 24 घंटे में 500 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है। बारिश के कारण नैनी झील का पानी तल्ली ताल को पार करता हुआ रोडवेज बस अड्डे और डीएम दफ्तर की तरफ जाने वाली रोड तक पहुंच गया। आसपास की दुकानों में भी सैलाब का पानी घुस गया। स्थिति सन 93 में एक बार देखने को मिली थी, लेकिन वो भी इतनी भयानक नहीं थी जितनी भयानक इस बार ये आप देख रहे हैं। पूरी रोड में पानी भरा हुआ, मोटरसाइकिल, टू व्हीलर सब बह चुके हैं। रोडें बिल्कुल ऐसी हो गई कि जैसे बाढ़ आ रही है। नैनी झील के चारों गेट 12 इंच तक खोल दिए गए हैं, फिर भी झील का जल स्तर कम नहीं हो रहा। 2 दिनों से झील अपने उच्चतम जल स्तर 12.2 फीट पर बनी हुई है। भारी बारिश से सैलानी भी हलकान है, उन्हें होटल में जाने में डर लग रहा है। ऐसा लगा कि बस नदियों में बहते जा रहे हैं। हाँ। पानी हो गया पूरा। तो बहुत ज्यादा बढ़ गया यहाँ पे। अब गाड़ी रोक दी गई, अलर्ट जारी कर दिया गया। अब घर भी नहीं जा सकते हैं, होटल में भी नहीं रुक सकते यहाँ पे, क्योंकि प्राइस उनका वही है। वो कह रहे हैं कि हम तो कोई मतलब नहीं है, तो देखेंगे कहाँ कहीं ढूंढ रहे हैं कुछ। बहुत डरावना है, डर बहुत ज्यादा लग रहा है। उधर नैनीताल जिले के रामनगर में सुधरखाल गांव में फंसे 2 दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों को सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित तरीके से निकाला गया। ये लोग पिछले 48 घंटे से नदी के बीचों बीच फंसे हुए थे। सेना का हेलीकॉप्टर आया तो इनकी जान में जान आई। उधर नैनीताल के तल्ला रामगढ़ इलाके में बादल फटने से सारे संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। मलबे में 9 लोगों के दबे होने की खबर है। नैनीताल के पास शिप्रा नदी भी पूरे उफान पर है, जिसमें 5 घरों के बह जाने की खबर आई है। लीला सिंह बिष्ट, नैनीताल, आज तक। उत्तराखंड महीने भर पहले तक बाढ़ और बारिश से जूझ रहा था, लेकिन अक्टूबर की बेमौसम बरसात ने राज्य की कमर ही तोड़ दी। 2 दिनों में 23 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर चल रही हैं। जगह जगह सड़कें टूट गई हैं। जाने कितने मकान ढह गए हैं और करोड़ों रुपए की फसलें डूब गई हैं। बारिश और बाढ़ की मार उत्तराखंड पर किस कदर पड़ी है, इसमें कुछ कहने और सुनने की जरूरत नहीं है। तस्वीरें खुद गवाह हैं। बद्रीनाथ धाम से आने वाली अलकनंदा नदी और केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी के संगम स्थल रुद्रप्रयाग में सब कुछ डूबा डूबा है। रुद्रप्रयाग से लेकर ऋषिकेश तक सब पानी पानी है। हरिद्वार में बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आसपास के गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऋषिकेश से गुजरने वाली सोंग नदी की लहरें विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। इन लहरों में 25 वन गुज्जर फंस गए थे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से एनडीआरएफ की टीम ने बचाया। पिथौरागढ़ में नेशनल हाईवे 9 समेत जिले के 39 सड़कें भूस्खलन के चलते बंद हो गई हैं। बाढ़ और बारिश के पिछले 2 दिनों के कहर में 23 लोगों की जान जा चुकी है। 18 अक्टूबर को 6 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 19 अक्टूबर को 17 लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा मंगलवार को नैनीताल जिले में 13 लोगों की मौत हो गई। सैलाब के चलते 500 से ज्यादा कनेक्टिंग रोड टूटी हैं। नेशनल हाईवे भी जगह जगह टूटे हैं। उधम सिंह नगर में लाखों की फसल बर्बाद हो गई। 50 से ज्यादा मकान टूट गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेमौसम बाढ़ और बारिश से बिगड़े हालात की समीक्षा की। विभिन्न स्थानों पर, सुरक्षित स्थानों पर भी उनको लाया जा रहा है। पानी बहुत जगह बारिश हुई है और लोग रास्तों में भी रुके हुए हैं, संपर्क कटे हैं। हम लेकिन पूरा प्रयास कर रहे हैं हर तरीके से कि लोगों को, सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकालें और किसी को भी कहीं पर जिस प्रकार की भी आवश्यकता हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी दूरभाष पर बात की है और उन्होंने भी हर संभव जो भी सहायता हो सकती है उन्होंने कहा है कि वो करेंगे। और उस क्रम में अभी हवाई जो ज़रूरत है कहीं पर निकालने के लिए जो सेना के हेलीकॉप्टर भी आ रहे हैं और 3 हेलीकॉप्टर अभी जल्दी ही पहुंचने वाले हैं, वो भी रेस्क्यू में लगेंगे। अक्टूबर के महीने में जैसे सैलाब आया है उससे हर कोई हैरान है। उत्तराखंड के लोग याद नहीं कर पा रहे कि बेमौसम अक्टूबर महीने में ऐसा सैलाब भले कब आया था।
पिथौरागढ़ से राकेश पंत, ऋषिकेश से कृष्ण गोविंद के साथ दिलीप सिंह राठौर, देहरादून, आज तक। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से ही जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर ये बाढ़ और बारिश की वजह से अब मौत का आंकड़ा बढ़ा है और ये मौत का आंकड़ा अब 34 पर पहुंच गया है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा है और लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है जो भी इलाके में लोग फंसे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं उनको देखते हुए फिलहाल अभी ये खतरा बढ़ा हुआ ही लग रहा है। हालांकि सीएम धामी ने, डीजीपी ने हवाई सर्वे किया, जल्द से जल्द राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाने की कोशिश और जो लोग इलाके में फंसे उनको निकालने की कोशिश भी हो रही है। रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स के 3 ड्रोन हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ा है। 15 टीमें एनडीआरएफ की तैनात हैं वहां पर। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां तक अभी ये टीमें पहुंच ही नहीं पाई हैं और ऐसे में अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो ये मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि कई लोग अलग अलग इलाकों में जहां तक उन तक पहुंचने का संपर्क ही इस वक्त नहीं बन पा रहा, वहां पर लोग फंसे हुए हैं और मौत का आंकड़ा बढ़कर अब 34 पहुंच चुका है।